Hello students, in this video we will cover chapter 5 that is economic analysis. इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनीज को इम्पैक्ट करते हैं, कंपनी या फिर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं, और कौन कौन से इकोनॉमिक पैरामीटर्स को रिसर्च एनालिस्ट को कंसिडर करना चाहिए व्हाइल ड्राफ्टिंग देयर रिपोर्ट. सो विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो और मैक्रो. देखिए इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं और हमने सब लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो व्हेन इट कम्स टू माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है छोटी चीज़ों से रिलेटेड. तो छोटी चीज़ों का माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा? वो इकोनॉमिक फैक्टर जो एक कंपनी या फिर एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते होंगे. और अगर मैक्रो की बात करते हो तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? ऑन लार्ज स्केल. तो लार्ज स्केल की अगर हम बात करते हैं तो पूरे एक इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात करेंगे या फिर पूरे एक इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी की, जैसे कि एक पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कैसे रिवॉल्व करती है और कौन कौन से ब्रॉडर एस्पेक्ट और कौन कौन से ब्रॉडर पैरामीटर्स होते हैं. तो जब उसको एनालिसिस करते हैं तो इट इज़ नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस. और जब हम छोटे स्केल पे मिनी स्कूल पे बात करते हैं तो उसका मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो विल स्टार्ट विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ द फर्म, मतलब थ्योरी ऑफ द कंपनी, थिंग्स विच आर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द कंपनी और इंडस्ट्री. तो और इसके अंदर जो कंसेप्ट होते हैं इंडिविजुअलाइज कंसेप्ट होते हैं. जैसे मान के चलिए एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर फर्म की डिमांड अलग होती है, उनके प्रोडक्ट की डिमांड और उनके प्रोडक्ट की सप्लाई अलग होती है, सप्लाई चेन्स अलग होती हैं. फिर वहाँ पे कंपटीशन लेवल अलग होता है, इजी एंट्री एग्जिट, रेगुलराइज एंट्री एग्जिट, वो सब उनके पैरामीटर्स जो हैं वो अलग होते हैं. So, macroeconomics also deals with the theory of the firm, extending the concept of individual. Here, it deals with how firms adopt different strategies to increase their profits, like competition elimination और supply chain को अच्छे से manage करना और demand को maintain रखना. It deals with the decision making process at the level of inputs यानी supply, outputs यानी कि demand and prices. Production level क्या होना चाहिए? Profit, margins, losses of individual firms, etc. Importance and uses of microeconomics are: microeconomics deals with the understanding and working of a free market economy. अब फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन सबसे कम होती है. जैसे कैपिटलाइज वर्ल्ड होते हैं, सॉरी जो से कैपिटल नेशन होते हैं, तो कैपिटल नेशन में क्या होता है? गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत कम होते हैं और फ्री मार्केट फोर्सेज होते हैं. फ्री मार्केट फोर्सेज मतलब डिमांड और सप्लाई पैटर्न से सारे प्राइसेस जो हैं एडजस्ट किए जाते हैं. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी रहती है और इंडिया के अंदर मिक्स इकोनॉमी है, मतलब सर्टेन सेक्टर्स आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट और अदर सेक्टर्स आर ओपन फॉर मार्केट फोर्सेस. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गेट डिटरमाइंड इन एन इकोनॉमी, how individuals and firms behave concerning those prices, and how goods and services in an economy are distributed among its various participants. तो ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ोगे. ऑल इन ऑल वो सारे फैक्टर्स जो एक कंपनी को या इंडस्ट्री को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं. और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हाउ कंपनी विल बी एबल टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, हाउ कंपनी विल बी एबल टू मैनेज इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, या फिर डिमांड पैटर्न्स को कैसे वो मैनेज करेगी और सप्लाई पैटर्न्स को कैसे मैनेज करेगी, तो वो किस में आएगा? सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा. Then comes the other branch, basic principles of macroeconomics. So macroeconomics में I have already told you हम एक कंट्री की बात करते हैं और एक पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं. तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एग्रीगेट डिमांड आएगी और एग्रीगेट सप्लाई आएगी. तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड को हमने एज अ होल पढ़ना पड़ेगा. तो द फोकस ऑफ macroeconomics is on factors that influence aggregate supply and demand in an economy, such as unemployment rate, gross domestic product, ओवरऑल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन लेवल, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ऑल इन ऑल दोज फैक्टर्स विच डायरेक्टली गेट्स इज ओरिजिनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट. तो ये गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स है और इसका रेगुलेशन कौन करती है? गवर्नमेंट ही करती है. तो और ये इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट्स को इम्पैक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट्स या फिर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इनडायरेक्ट इनका वो रहता है एप्लीसिएशन. सो इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर: मैक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द जनरल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमिक सिस्टम का. डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, मतलब एक कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी होती है और उसके डोमेस्टिक कंजम्पशन क्या है, उनका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, प्राइस लेवल कैसा रहता है, जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन रेट देखेंगे कि पर ईयर प्राइसेस के लेवल कैसे चेंज होते हैं.
फिर ग्रोथ फैक्टर वहाँ पे कितनी है, डिमांड में कितना ग्रोथ आ रहा है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ एटसेट्रा, ठीक है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही बोला जाता है. देन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स ऑफ इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी. अब देखिए ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं डिमांड और पूरे एक इन्वेस्टमेंट साइकिल को इम्पैक्ट करते हैं. देखिए अगर इनकम, इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी तो वहाँ से वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो कंजम्पशन पैटर्न उनका इंक्रीज होगा. उससे क्या होगा, कंपनीज के लिए रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और हेंस प्रॉफिटेबिलिटी भी. सेम गोज विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज वाली चीज़ें जैसे गोल्ड या फिर स्टॉक्स हो गए या फिर म्यूचुअल फंड हो गए, तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री अपने आप ग्रो करने लग जाएगी. और एम्प्लॉयमेंट की बात है तो एम्प्लॉयमेंट वो तो पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है कि जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी उतना एक इकोनॉमी अच्छा करेगी. मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स हेल्प गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंकर्स फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर अचीविंग लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. सेंट्रल बैंक कैसे करते हैं, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करती है, थ्रू फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल यानी बजट रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड. Macroeconomics help us understand various aspects of international trade of goods and services like export-import policies, balance of payments and exchange rate dynamics. ठीक है, एक्सचेंज रेट डायनामिक्स क्या हो गया, एक करेंसी के बदले, एक कंट्री की करेंसी के बदले दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी आती है, तो एक्सचेंज रेट डायनामिक्स हो गया. देन इंट्रोडक्शन टू वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. और इसमें हम क्या समझेंगे कि जीडीपी को मेजर आउट करने के कितने तरीके होते हैं. और जीडीपी होता क्या है, अगर मैं लेमन टर्म से बात करता हूँ तो जीडीपी क्या होता है, एक कंट्री की टेरिटरी में, फॉर दैट एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी सर्विसेज रेंडर करी जा रही है ना. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स बट एक्सक्लूड्स इंपोर्ट्स. तो इंपोर्ट्स काउंट नहीं होंगे क्योंकि इंपोर्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इंडिया में कंज्यूम होते हैं. लेकिन टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और कंज्यूम बाहर के देश में होते हैं. तो प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है. तो इंडिया के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, कंज्यूम भी इंडिया हुए हैं, सर्विस जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई है और कंज्यूम भी इंडिया में हुई है, और एक्सपोर्ट्स जो प्रोड्यूस इंडिया में हुआ और कंज्यूम आउटसाइड हुआ है. ठीक है, सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज. तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट मैथड. अब प्रोडक्ट मैथड के अंदर क्या है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट है, सारी कंपनीज को मिला के, सारी इंडस्ट्रीज को मिला के, सारे इंडिविजुअल्स को मिला के जो भी फाइनल प्रोडक्ट है उन सब की मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो एग्रीगेट प्रोडक्शन पता चल जाएगी, एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज एन एग्रीगेटेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर. जैसे एग्रीकल्चर क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री कौन सा हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विसेज कौन सा हो गया, टर्शियरी सेक्टर. तो 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर. So economists calculate the monetary value of all the final goods and services produced in an economy during a specified period, which is financial year generally. Then comes the income method. और income method में क्या है, देखिए जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होते हैं, वो फाइनली बेचने के पर्पज से प्रोड्यूस किए जाते हैं कि आगे उसका एंड यूजर कोई और होने वाला है. तो जब एंड यूजर से किसी भी फॉर्म में इनकम होती है तो वो इनकम मैथड के थ्रू भी हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसमें क्या होता है, इन दिस मैथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज द एग्रीगेट इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी. तो जितना भी वेजेस अर्न हुए, जितने भी वेजेस लेबर ने अर्न किए, या फिर वर्किंग क्लास ने सैलरीज अर्न करी, या प्रोफेशनल से अपनी इनकम जनरेट करी, या एंटरप्रेन्योर्स ने अपना प्रॉफिट जनरेट करा, and investors earn a return on their capital and rent on their land. The sum of all those incomes for a specified period is called as national income of the economy. ठीक है, तो उससे भी इनकम मैथड से भी हमें पता चल जाए. देन कम्स द एक्सपेंडिचर मैथड. अब ये एक्सपेंडिचर मैथड क्या है कि जितना कंज्यूम किया, जितना एंड यूजर ने कंज्यूम किया, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर मैथड हो जाएगा. All the goods and services produced in an economy are bought by someone. National income may also be calculated from the consumption end. The aggregate demand for goods and services is computed as the sum of private consumption, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट भी स्पेंड करे, मतलब गवर्नमेंट पैसा खर्च करिए तो वो भी कंज्यूम ही करेगी, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स इसलिए क्योंकि कोई बाहर कंज्यूम कर रहा है लेकिन आप ही की कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है. प्राइवेट कंजम्पशन में अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एवरीबडी इज प्राइवेट, तो प्राइवेट कंजम्पशन वो हो गया. ठीक है. Then savings and investments are another aspects of macroeconomics. So savings is defined as
इनकम ओवर एक्सपेंसेस, तो जो भी नेट इनकम है आपकी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस वो सेविंग्स में आता है। आर कंप्यूटेड फॉर ऑल थ्री कैटेगरीज सेपरेटली। सेविंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज पर्सनल सेविंग, हम लोगों की सेविंग्स होती है पर्सनल। सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट आर कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, या फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स बोलते हैं इनको। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग्स बोला जाता है। एंड सेविंग ऑफ गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड एज पब्लिक सेविंग्स, ठीक है। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या गवर्नमेंट सेव करती है? नहीं, रेयरली देयर आर गवर्नमेंट जनरली रन बजट डेफिसिट, हमारी तो डेफिसिट में चलती है। सो इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज में बी क्लब टुगेदर एज प्राइवेट सेविंग्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्राइवेट कंजम्पशन या सेविंग क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एवरीथिंग इज प्राइवेट। तो सेविंग्स आर टू बी चैनलाइज्ड टुवर्ड्स प्रोडक्टिव वेन्यूज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स given to the corporates or the government to invest to generate further earnings. When savings are turned into investment, they take the shape of some financial instrument, equity, bonds, government securities or other, to transfer the fund from the savers to the users who are expected to employ these savings to the productive activities. तो वो क्या बोल रहा है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट गो हैंड इन हैंड। वो ये बोल रहा है, मान के चलिए प्राइवेट सेविंग्स हो रही है और इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स मिलकर कुछ ना कुछ पैसा सेव कर रहे हैं, तो वो पैसे सेव करके करेंगे क्या? वो अल्टीमेटली कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देखते हैं जहाँ से उनको उन सेविंग्स पे भी कुछ इनकम जनरेट हो सके। तो जब वो सेविंग्स को कहीं पे एम्प्लॉय करते हैं फॉर जनरेटिंग एक्स्ट्रा इनकम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होती है कि अदर कॉर्पोरेट्स को दे दिया या फिर गवर्नमेंट को दे दिया या फिर अदर इंडिविजुअल को दे दिया, तो वो वहाँ से जनरेट होता है। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए? इक्विटीज़ हो गए यानी शेयर्स, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, या फिर ऐसा कोई सिक्योरिटी जो एक दूसरे से एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर की जा सके, ठीक है। That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.